वोट चोरी। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? ये घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की पवित्रता के लिए शुरू किया गया चुनाव आयोग का अभियान जो फिलहाल बिहार में चल रहा है और विपक्षी दल इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर संसद का एक पूरा सत्र कुर्बान हो गया, जमकर हंगामा हुआ, हर रोज नारेबाजी हुई, संसद के बाहर 300 से ज्यादा सांसद हिरासत में लिए गए। पूरे बिहार में घूम घूम कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को कहना पड़ा, बिहार के राजनीतिक दल कहां है, वो इतने निष्क्रिय क्यों है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। और ये सवाल काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि इन सवालों ने लोगों में उस संस्था के प्रति शंका का भाव पैदा कर दिया है जो लोकतंत्र में अंपायर या रेफरी की भूमिका में होती है। ये उस व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है जो लोकतंत्र की बुनियाद है, वोट देने का अधिकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर इतने जोर शोर से हंगामा करने वाली पार्टियां एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की आपत्तियां दर्ज क्यों नहीं करा रही है। क्यों ऐसे लोगों के नाम की आपत्तियां चुनाव आयोग के सामने नहीं रखी जा रही हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। एसआईआर से लोगों का नाम हटाने को इतना बड़ा मुद्दा बनाने का उद्देश्य अगर लोगों के अधिकारों की रक्षा ही करनी है, तो फिर उन लोगों का नाम वापस लिस्ट में जुड़वाने के जतन क्यों नहीं किए जा रहे। सवाल यह है कि मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है या फिर कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही आपको बताएंगे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सनसनीखेज दावों के बारे में, जिन्होंने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कभी कृष्ण तो कभी महादेव के अवतार में नजर आने वाले तेज प्रताप यादव क्या किसी साजिश का शिकार हुए हैं? कौन है वो 5 परिवार जिन्हें तेज प्रताप यादव का हंसता खेलता राजनीतिक करियर फूटी आंख नहीं सुहा रहा? युवाओं में इतना क्रेज रखने वाले तेज प्रताप यादव क्या अपने ही परिवार में राजनीति का शिकार हो गए? कौन शय दे रहा है उस जयचंद को जिसका जिक्र बार बार तेज प्रताप यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कर रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जहां विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, वहीं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की सक्रियता पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कई जरूरी निर्देश भी जारी किए और राजनीतिक दलों को वोटर्स की सहायता करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची शामिल थे। सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया और इसे वोटर्स के अधिकारों का हनन बताया। चुनाव आयोग के वकील सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग ने पूरी तरह से कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो उन 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक करे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इतना ही नहीं, आयोग को यह भी बताना होगा कि नाम लिस्ट से क्यों हटाया गया। राकेश द्विवेदी ने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है। लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है। पंचायत और बीडीओ में लिस्ट लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि उनका नाम लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह भी विज्ञापन दिया गया है कि ये 65 लाख लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल भी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर असहयोग का आरोप लगाया, कहा कि किसी राजनीतिक दल ने आपत्ति नहीं दाखिल की है।
राकेश द्विवेदी ने बताया कि बिहार के 90,000 बूथों पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं, लेकिन आपत्तियां नहीं दाखिल की जा रही। शोर खूब मचाया जा रहा है, लेकिन आयोग का सहयोग नहीं किया जा रहा। वो सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए डर पैदा कर रहे हैं। राकेश द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों पर एक भी आपत्ति दाखिल नहीं की है। कोई भी राजनीतिक दल कोर्ट के सामने नहीं आया है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मुख्य विपक्षी दल राजद के सांसद मनोज झा की ओर से पेश हो रहे हैं, जबकि सिंघवी ने कहा कि वो कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, एनसीपी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि राजनीतिक दल कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। जस्टिस कांत ने पूछा कि राजनीतिक दलों ने पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ता सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? जस्टिस कांत की आपत्ति के बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने ग्राउंड पर भ्रम की स्थिति होने का दावा किया। कहा कि केवल आधार ही नहीं लिया जा रहा है, इसके साथ फॉर्म 6 भी भरवाया जा रहा है, जो नया वोटर बनाने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा फॉर्म 6 के साथ केवल आधार की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी मांगा जा रहा है। जस्टिस कांत ने कहा कि लोगों को अपना फॉर्म जमा करने दीजिए, चाहे वो आधार के साथ हो या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ। राकेश द्विवेदी ने कहा कि लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, थोड़ी प्रतीक्षा करिए और चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका वहां पर फिजिकली उपस्थित होना जरूरी नहीं है और इस आवेदन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड में से कोई एक दिया जा सकता है। अभी तक आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और उनके बीएलए को यह निर्देश दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के नाम पर आपत्ति दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हाल। अब चलते हैं बिहार, जहां एक तरफ चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सक्रियता पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लोगों के वोट चोरी करने का आरोप लगाया। संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है। ये आपकी आवाज है, इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है, उसको कोई शक्ति नहीं छुएगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? जिसके पास सोच हो, जिसके पास विजन हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हर काम में जो है चोरी करने का काम करता है? तो आप लोग डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए? राहुल गांधी जी को जेल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में, आपके अधिकार और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में ही थे। उन्होंने गया से 13,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बेगूसराय में गंगा नदी पर औंटा सिमरिया पुल की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाने का आनंद ले सकते हैं। हम इसके खिलाफ कानून लेकर आए तो विरोध शुरू हो गया। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। जहां एक तरफ सारे विपक्षी दल एसआईआर और वोट चोरी को मुद्दा बना रहे हैं, बिहार के आगामी चुनाव में इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। संसद का पूरा सत्र इसी मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री आज बिहार में थे, उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एसआईआर या वोट चोरी के आरोपों पर कुछ नहीं कहा। खैर, अभी तो प्रक्रिया चल ही रही है और चुनाव में भी अभी समय है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी, दोनों तरफ से और बयानबाजी होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो बयान चर्चा में है वो है तेज प्रताप यादव का ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ साजिश करने वाले 5 परिवार के लोगों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। बीते दिन यानी 31 अगस्त की शाम को किए एक ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने कहा था, मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवारों के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षड्यंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की। मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन इन 5 परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश की गई। कल मैं इन सभी 5 परिवारों के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। मैं कल इनके हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। इस संबंध में तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस या बीजेपी से सांठगांठ कर उनके खिलाफ साजिश की गई। हंसी ठिठोली वाला जो हमारा जो अंदाज था, हम जिस तरीके से अपने परिवार में रहते थे, खुद अपने माता पिता के साथ हंस करके बोल करके और अपने परिवार के साथ रहते थे। तेज प्रताप ने यह जरूर कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की है, लेकिन ये लोग कौन है, उन्हीं के परिवार से हैं या पार्टी से हैं, ये स्पष्ट नहीं किया। बीती 25 मई को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उनका आचरण और व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है।
दरअसल 24 मई को तेज प्रताप यादव ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा किया था। इस पर उनकी और लालू परिवार की काफी आलोचना हुई थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले आए इस पोस्ट ने पार्टी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाया, खासकर इसलिए कि अगर वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की। कानूनी तौर पर तेज प्रताप अभी भी ऐश्वर्या राय से विवाहित हैं और तलाक का मामला कोर्ट में अभी लंबित है। इसने नैतिक और कानूनी सवाल खड़े किए। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। इस शादी को दो प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के बीच गठबंधन के रूप में देखा गया था, लेकिन इस रिश्ते का अंत काफी दुखद रहा। खैर, पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी अलग टीम, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और उसी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर जन सुनवाई के वीडियो शेयर करते हैं और अक्सर इशारों में ही अपने खिलाफ साजिश करने वालों को जयचंद बताकर निशाना भी साधते रहते हैं, जिसके लपेटे में कई बार तेजस्वी यादव के सहयोगी भी आ जाते हैं, खास तौर पर संजय यादव। लगे हाथ संजय यादव की हरियाणा से लालू परिवार के चिराग तक पहुंचने की जर्नी पर भी एक नजर मार लेते हैं। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सहयोगी और राज्यसभा के सांसद हैं। तेज प्रताप यादव संजय यादव को बाहरी बताकर उन पर सार्वजनिक तौर पर भी निशाना साध चुके हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। संजय तेजस्वी के साथ आने से पहले एक आईटी कंपनी में काम किया करते थे। तेजस्वी से उनकी मुलाकात तब हुई जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे। दोनों में दोस्ती हुई और तेजस्वी जब क्रिकेट छोड़ पूरी तरह से राजनीति के मैदान में उतरे तो संजय भी उनके साथ हो लिए। संजय यादव को तेजस्वी यादव का मुख्य रणनीतिकार और सलाहकार माना जाता है। जानकारों की माने तो उनकी रणनीतियों ने आरजेडी को लालू राबड़ी की पार्टी वाली पुरानी छवि से बाहर निकाला। संजय ने सोशल मीडिया पर राजद की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, तेजस्वी यादव और राजद की नई पीढ़ी के लिहाज से इमेज बिल्डिंग की। सोशल मीडिया के दौर में पार्टी और नेता को युवाओं को आकर्षित करने वाला बनाया। इसका फायदा भी पार्टी को हुआ, खासकर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय नहीं थे, संजय की रणनीतियों ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनने में मदद की। उनकी A to Z रणनीति ने आरजेडी को सभी वर्गों की पार्टी के रूप में पेश किया और तेजस्वी ने उन्हें बड़े बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए राज्यसभा भेजा। स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव की राजनीतिक सक्रियता कम हुई तो तेजस्वी का नियंत्रण पार्टी पर बढ़ता गया और बढ़ता गया संजय यादव का प्रभाव, क्योंकि तेजस्वी तक जाने के लिए संजय से होकर गुजरना पड़ता है। यही बात तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप को खटकने लगी। तेज प्रताप को लगता है कि संजय यादव, जो परिवार और राज्य दोनों से बाहर के हैं, तेजस्वी के फैसलों को नियंत्रित करते हैं। तेज प्रताप ने संजय यादव पर लालू परिवार और आरजेडी में मतभेद पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। 2021 में जब तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव को आरजेडी की छात्र इकाई के अध्यक्ष पद से हटाया गया तो तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, 18 अगस्त 2021 को तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और संजय यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। अगले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार संजय यादव के खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट किए। 19 अगस्त 2021 को कहा कि वो हरियाणा में अपने परिवार को सरपंच का चुनाव नहीं जिता सकते। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, जिस प्रवासी सलाहकार के इशारों पर पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता, वो खाग मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनवाएगा। 21 अगस्त को तेज प्रताप ने संजय यादव पर तेजस्वी को बरगलाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता परेशान है, संजय यादव दिल्ली में मॉल बनवा रहे हैं। तेज प्रताप के आरोपों को हमेशा पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा गया, लेकिन मई 2025 में जब तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया तो तेज प्रताप का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने बिना नाम लिए कई बार जयचंदों का जिक्र किया, कहा कि उनके निष्कासन में जयचंद की मुख्य भूमिका है। संजय यादव के अलावा तेजस्वी के निशाने पर जगदानंद सिंह समेत पार्टी के कई दूसरे नेता भी आ चुके हैं। अब जब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया तो सवाल उठने लगा कि ये जयचंद आखिर हैं कौन? ये कोई पार्टी का नेता है या फिर परिवार का सदस्य?
फिलहाल इस सवाल का जवाब तेज प्रताप यादव ही दे सकते हैं। सवाल ये भी, क्या इस पारिवारिक कलह का असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा? क्या तेज प्रताप अपनी सीट के अलावा और भी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? क्या राजद तेज प्रताप के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर चुनाव से पहले पैचअप होगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है और इन जवाबों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। आप बता सकते हैं कि आपकी नज़र में लालू यादव के परिवार में जयचंद आखिर है कौन? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।